Chapter number 2, biological classification. So first let's understand about the classification. What is a classification? Classification is arrangement of the organisms into taxonomic groups according to their similarities and dissimilarities. Arrangement of the organisms into the taxonomic group, or in simple language we can say that the grouping of the organisms according to their similarities and dissimilarities. अगर सपोज एग्जांपल दे तो हम एक मॉल में जाते हैं तो मॉल में सारी चीज़ें कैसी होती है, क्लासिफाइड होती है. मतलब कि वेजिटेबल का डिपार्टमेंट अलग, क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग, क्रॉकरी का डिपार्टमेंट अलग, राइट. सो इस तरीके से सारी चीज़ें कैसी आपको दिखेगी, क्लासिफाइड दिखेगी. अगर आप उसमें क्लोथ के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसमें भी आपको आगे जाके बाइफर्गेशन दिखेगा, राइट. जैसे कि अगर आप वुमेन वेयर, जैसे कि वुमेन वेयर्स डिफरेंट एंड मेंस वेयर डिफरेंट. वुमेन वेयर्स में अगर आप जाते हो तो उसमें कुर्तीज़ का डिपार्टमेंट अलग, टीज एंड टॉप्स का डिपार्टमेंट अलग. उसी तरीके से मेल में जाते हो तो फॉर्मल का डिपार्टमेंट अलग होगा एंड जो कैजुअल वेयर्स बोल सकते हैं, कैजुअल वेयर्स फॉर्मल्स, उसका डिपार्टमेंट अलग होगा. तो जो टी शर्ट्स एंड जीन्स डेनिम्स, उसका डिपार्टमेंट भी अलग होगा. तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म में भी होता है. तो ऑर्गेनिज्म में उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है. ईच ग्रुप इट इज़ नोन एज अ टैक्सॉन एंड ऑल ग्रुप्स टुगेदर इट इज़ नोन एज अ टैक्सा, राइट. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किंगडम से लेके स्पीसीज तक का बाइफर्गेशन, दैट इज नोन एज अ क्लासिफिकेशन. ओके. तो क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले तो एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया था. ओके. सो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया था he divided the plants or classified the plants into 3 categories. Okay, so वो categories कौन सी है? trees, shrubs
and hugs. He classified the animals into two groups. That is, one is red blooded, जिसके पास रेड ब्लड है, और सेकेंड ग्रुप those that did not have a red blood. Those organisms that did not तो इस तरीके से उसने ऑर्गेनिक एनिमल्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया. ठीक है. इज दिस क्लासिफिकेशन इज इनफ? नो, इस टाइप का क्लासिफिकेशन इनफ नहीं है. एज वेल एज ऐसे भी डिवाइड किया गया था एनिमल्स को अर्लियर के एयर में रहने वाले, लैंड पे रहने वाले, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, राइट. बट इस टाइप का क्लासिफिकेशन इनफ नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद कार्लस लिनियस साइंटिस्ट आया, जिसको हम बोलते हैं ही इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. कार्लस लिनियस साइंटिस्ट आया, जिसको हम बोलते हैं ही इज़ अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के फादर है ये. इन्होंने एनिमल्स को और प्लांट्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, मतलब दो किंगडम बनाए क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है. फर्स्ट किंगडम बनाया, दैट इज द प्लांटी. और सेकेंड किंगडम बनाया, दैट इज द एनिमेलिया. अब ये क्लासिफिकेशन बहुत सालों तक चलता रहा. ठीक है. बहुत सालों तक इसी तरीके से यही क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया. बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. ओके. मतलब कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सबको एक ही साथ रख दिया था. ओके. अब चलो, अब उसका दूसरा डिमेरिट क्या था? सो दिस सिस्टम डिड नॉट
distinguish between unicellular and multicellular organism also. तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी ये सिस्टम में डिस्टिंग्विश किया नहीं था। अगर इसका थर्ड डिमेरिट हम बोले तो वो ये है कि इसमें फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक और हम बोल सकते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स उसको भी यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया नहीं था। देखो इसका मतलब क्या है कि प्लांट को और फंगाई को दोनों को साथ में रख दिया था। अब फंगी कैसी है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती, राइट, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, अल्दो उसको प्लांट के साथ रख दिया गया। अगर मैं यूग्लिना की बात करूँ, इस ऐसा सिर्फ प्लांट में और उसमें नहीं हुआ, यूग्लिना में भी हुआ। देखो यूग्लिना कैसा, एनिमल्स में भी हुआ। यूग्लिना कैसा है, वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बट वो फोटोसिंथेटिक है, तो भी उसको किस में रखा गया, एनिमल्स के ग्रुप में रखा गया। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी और ये फील हुआ कि कुछ बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड करने चाहिए जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। बिसाइड्स द ग्रोस मॉर्फोलॉजी के अलावा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो क्लासिफिकेशन के लिए डिसाइड की गई। तो सेल का स्ट्रक्चर, then nature of wall, then mode of nutrition, then habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल स्ट्रक्चर में आ जाता है, फिर भी मैंने अलग से लिखा।
ओके। सो इस टाइप के बेसिक क्राइटेरिया है एक्सेट्रा आर सिलेक्टेड. There is a need felt for this type of the criteria should be considered for the classification. Okay, तो अब देखो, for that the R.H. Whittaker in 1969 gave a 5 kingdom classification. According to that, the organisms are classified into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया. ठीक है, चलो. सो मोनेरा के अंदर हम कंसिडर करते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोटिस्टा के अंदर हम कंसिडर करते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जबकि फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया जो है वो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, तो ये किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम अराइज हुई. तो जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन algae है, फंजाई है, मॉसिस है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो सबको प्लांट के अंदर क्लासिफाई किया गया था. राइट, तो उसके बाद ये नीड हुई कि देखो कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है एंड यूकैरियोटिक algae है, दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया है, जिसकी वजह से 2 अलग अलग ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिज्म को बांटा गया. जैसे कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया, क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा. तो क्लैमिडोमोनास जो है वो यूनिसेल्युलर है, जबकि स्पाइरोगाइरा जो है वो मल्टीसेल्युलर है. और दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया. ठीक है, तो वो नीड बनी कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को. फिर यूनिसेल्युलर में भी एक नीड बनी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाए. तो प्रोकैरियोटिक्स को मोनेरा के अंदर डाल दिया एंड यूकैरियोटिक्स को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, तो जैसे कि प्लांटी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, जबकि फंजाई जो होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है. तो ये कैसी है, नॉन फोटो सिंथेटिक. ठीक है, तो ये हिट्रोट्रॉप्स है. तो हिट्रोट्रॉप्स फंजाई को अलग से अलग ग्रुप में रखा गया, फंजाई का एक ग्रुप ही अलग बना दिया गया. बिकॉज अगर हम वॉल के बेसिस पे देखें तो फंजाई के पास वॉल होती है जो काइटिन से बनी हुई होती है. ठीक है, प्लांट के पास जो वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से. तो एनिमल्स के पास सेल वॉल, उसके जो सेल्स है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है. तो इस तरीके से सेल वॉल के बेसिस पे भी उसको 3 ग्रुप के अंदर बांटा गया. ओके, तो चलो अब हम क्राइटेरिया के बेसिस पे ये ग्रुप्स देख लेते हैं. Okay, so look at here. The criteria are cell type, nuclear envelope around it, around the nucleus, cell wall, mode of nutrition and multicellularity. Okay, तो अगर हम मोनेरा को देखें तो मोनेरा का सेल टाइप कौन सा है, प्रोकैरियोटिक. उसमें ये जो सेल्स होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता नहीं है. तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो एब्सेंट होता है. इसकी जो वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोज मटेरियल से बनी होती है. सो किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है. ओके, अब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखें तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया हम लोग इंक्लूड करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं एज वेल एज हिट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं. राइट, मल्टीसेल्युलरिटी यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगी बिकॉज दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अब
प्रोटिस्टा की बात करें तो सेल टाइप है यूकैरियोटिक, ओनली मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप आएगा, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया सबके सब जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स बियर करते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा, तो सब में न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। अब सेल वॉल देख लेते हैं तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जो वेरियस टाइप्स की होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है जैसे कि यूग्लिना, या तो फिर हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, या तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब कि वो हिट्रोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक दोनों ही हो सकते हैं। मल्टीसेल्युलरिटी, यहाँ पे प्रोटिस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीसेल्युलरिटी देखने नहीं मिलेगी। फंजाई की बात करते हैं तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है और वो एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉप्स है, मतलब ये सेप्रोफाइट्स है। फंजाई आर दी सेप्रोफाइटिक विच शोज द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और जो डाइजेशन होता है वो बाहर की साइड होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है, और फिर वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट्स वाई उसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं, जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें मल्टीसेल्युलरिटी आपको देखने मिलेगी। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से या फिर अदर पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, जैसे कि हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन। फोटोसिंथेटिक होते हैं और प्लांट में भी आपको मल्टीसेल्युलरिटी देखने मिलेगी। एनिमल्स की बात करें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है, और ये जो है वो इंजेस्टिव हिट्रोट्रॉप्स है जो फूड को इंटेक करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उनकी बॉडी जो होती है वो मल्टीसेल्युलर होती है। क्लियर? ओके, चलो तो अब हम फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मोनेरा। सो मोनेरा की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ये किंगडम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उसका सोल मेंबर्स हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया है। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया ऑलमोस्ट आपको एवरीवेयर दिखेंगे, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी, जैसे कि हॉट स्प्रिंग है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशंस है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है या बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, वैसी जगह पे भी आपको ये ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे। सो दे कैन अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह पे आपको बैक्टीरिया दिखने मिलेंगी। चलो, अब उसको कैटेगराइज 4 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया गया है। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप। चलो, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है उनकी, वो है बैसिलस। जिसका
प्लूरल वर्ड होता है बैसिलाई। ओके, जिसका शेप होता है रॉड शेप। ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ओके, तो कुछ इस तरीके का शेप उनका होता है। सिंगुलर भी प्रेजेंट होते हैं, या तो फिर इस तरीके से चेन बना के भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड वन। जो होते हैं कोकस, जिसका प्लूरल वर्ड है कोकाई। इसका शेप होता है स्फेरिकल, मतलब कि राउंड शेप। ओके, थर्ड कैटेगरी जो है वो है विब्रियम। जिसका प्लूरल वर्ड है विब्रियो। जो कॉमा शेप के होते हैं। ओके, तो वो बैक्टीरिया इस तरीके से कॉमा शेप के होते हैं। फोर्थ वन है स्पेरिलियम। जिसका प्लूरल वर्ड है स्पिरिला। उसका शेप होता है स्पाइरल जैसा। कुछ इस तरीके का। So these are the four categories into which the monadins are divided according to their shape.
bacterial structure, it is a very simple, although their behavior is very complex. Compared to the other organism, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, which can make their food by their own self, and some of are the heterotrophs. They cannot synthesize their food, but they are dependent on the other organism or dead and decaying matter. So we can say that the mode of nutrition is two types. Autotrophic or heterotrophic. सो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप का होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. ओके. अब बैक्टीरिया को उसके वॉल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली और उसके उसका जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंगली उसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है. ठीक है. तो मोनेरेंस को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है और वो डिवाइड किया था कार्ल हूस नाम के साइंटिस्ट ने. ठीक है. कार्ल हूस, ये जो साइंटिस्ट है उसने टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था मोनेरेंस को. फर्स्ट ग्रुप जो है वो है आर्की बैक्टीरिया, और जो सेकंड ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया है. ओके. चलो, तो अब हम आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया. सो जनरली आर्की बैक्टीरिया फाउंड होते हैं बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में. ओके. सो हैबिटेट है उसका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. फाउंड इन एक्सट्रीम एरिया. तो जैसे कि सॉल्टी एरिया हम बोल सकते हैं, तो सॉल्टी एरिया में रहते हैं हेलोफाइल्स. अब मैं आर्की बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स आपको लिख रही हूँ और उसके हैबिटेट्स लिख रही हूँ. ठीक है. तो हेलोफाइल्स रहते हैं सॉल्टी एरिया में. थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं. थर्मो एसिडोफाइल्स वो रहते हैं हॉट स्प्रिंग में. ठीक है.
फिर मार्शी एरिया का मतलब होता है कि वेटलैंड, जहाँ पे रहते हैं मिथेनोजेंस। जो कहाँ पे रहते हैं, मार्शी एरिया में रहते हैं। ओके, मतलब कि वेटलैंड में रहते हैं। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है। तो आर्कीबैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है। ओके, they have a different cell wall than the other bacteria. तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वो आर्कीबैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काउज है, बफेलोस है, उनके गट में प्रेजेंट होता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन gas that is known as a biogas from the dung of these animals। जैसे कि उनके जो डंग होंगे, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे रहते हैं, गट ऑफ दी मिथेनोजेंस आर लिविंग इनटू द गट ऑफ द रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जब ये अपना स्टूल एक्सक्रीट करेंगे, जब डंग एक्सक्रीट करेंगे, तब ये जो बैक्टीरिया है वो उनके डंग में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब ये डिकम्पोजिशन करेंगे उस टाइम पे उसमें से मीथेन गैस, बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। तो जो बायोगैस प्रोडक्शन है उसमें मिथेनोजेंस डिकम्पोजिशन करके, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करके और फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। So again I am repeating, the methanogens are present in the gut of ruminant animals like cow, and buffaloes. These methanogens are responsible for the production of methane, or we can say that the production of biogas। ओके, अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया है।
यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो रिजिड सेल वॉल से कैटेगराइज होते हैं, मोटाइल होते हैं, जिनके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल if they are motile, then a flagellum is present, ओके। यू बैक्टीरिया जो है वो साइनोबैक्टीरिया, वो यू बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। अब हम एग्जांपल की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम ब्लू ग्रीन algae भी बोलते हैं। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ये है ऑटोट्रॉप्स, जिसके पास होता है क्लोरोफिल और जो अपना फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, कॉलोनी में रहते हैं और जिसके अराउंड, इनकी कॉलोनी के अराउंड एक जिलेटिनियस शीट प्रेजेंट होती है। The colonies are surrounded by gelatinous sheet. तो इससे हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉल्यूटेड जो वाटर होते हैं उसमें ये ब्लूम्स बनाते हैं, ओके। और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया, मतलब समझो साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, तो इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टॉक, एनाबिना, वो उसके एग्जांपल है, ठीक है। नॉन स्टॉक, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइट्स। ओके, अभी हेटेरोसाइट का फंक्शन क्या होता है, तो हेटेरोसाइट्स कैन फिक्स दी नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आपने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया विच आर लिव्स इनटू द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट, ओके।
So in leguminous plants, rhizobium can fix the नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसके अलावा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। कौन से? कीमोसिंथेटिक। अब कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स विच कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ बट बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, ये सब का यूज़ करके वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी डिराइव करेंगे और अपना फूड जो है वो खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स है वो केमिकल्स को यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे, जैसे कि नाइट्रेट्स, अमोनिया एक्सेट्रा, इस सब को यूज करके और फिर वो अपना फूड खुद बनाएंगे। अब सभी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, बाकी के हेट्रोट्रॉप्स भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइजोबियम इज वन ऑफ देम, वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एज अ पैथोजेंस वर्क करते हैं, तो सम ऑफ देम आर द पैथोजेंस। जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस टाइप के डिजीज होते हैं? तो जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, तो जो टिटेनस होता है वो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसमें डायरिया, फीवर, हेडेक, इस टाइप के मसल स्पेस्म, इस टाइप के सिम्टम्स आपको इसमें देखने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है साइट्रस कैंकर, जो प्लांट के में डिजीज करता है। सैंथोमोनास नाम के बैक्टीरिया है जो साइट्रस कैंकर नाम का डिजीज करते हैं इन प्लांट्स, ओके। तो इसमें जो लीव्स होते हैं वो लीव्स में आपको लेसेंस देखने मिलते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो अर्ली ड्रॉप हो जाते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं इन अर्ली स्टेजेस। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस साइट्रस कैंकर, ओके। अब जो बैक्टीरिया है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी लीव कर सकते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में they forms the spores.
और ये जो स्पोर्स होते हैं उसकी वायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और जो बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन को भी विथस्टैंड कर सकते हैं। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो अगेन रिप्रोड्यूस होंगे। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम दी वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। वन इट इज़ अ डोनर एंड वन इट इज़ अ रेसिपिएंट। एक बैक्टीरिया डोनर कहता है, एक बैक्टीरिया को हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोल सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ नोन एज कॉन्जुगेशन। ओके, तो देखो उसमें कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, जो पिलाई होती है इनकी वो हेल्पफुल करती है, और ये होता है दूसरा बैक्टीरिया। तो उनके बीच में ये जो पिलाई होता है वो एक्सटेंड होके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर फ्यूज़ हो जाता है, और फिर यहाँ से उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, अब तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो है माइकोप्लाज्म। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। जो माइकोप्लाज्म्स है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, और इनके अराउंड कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। सो दे लेक दी सेल वॉल। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। ओके, सो माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके अराउंड कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है, पैथोजेनिक है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए। ओके, पैथोजेनिक है माइकोप्लाज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। तो यहाँ पे मोनेरन्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होती है, जो एज पर दी NCERT